हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। कोयला का फॉर्मेशन और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे इनका निर्माण हुआ है, क्या उपयोग है, कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 है, तो इसमें लिखा है हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। तो मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें तो हम बना लेते हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। तो जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, और जिस चीज़ को हम बनाते हैं उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। इसमें एक्टिविटी दी गई है 3.1। तो क्रियाकलाप 3.1 में क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ सिंपल सा ये बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन लिखना एक साइड लिस्ट में और दूसरी साइड लिखना मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन अभी मैंने बताया है जो प्रकृति में हमें पाए जाते हैं, जिसको मनुष्य नहीं बनाता है, ना बना सकता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जिसका उपयोग मनुष्य अपने उपयोग में लाता है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे हो गए, नदी हो गई, पहाड़ हो गए, समुद्र हो गया, वायु हो गया, जल, मिट्टी, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और इन सभी का उपयोग क्या करता है, मानव अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करता है। दूसरे में दिया गया है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन में हमें लिखना है वे संसाधन जो मनुष्य बनाता है और मनुष्य अपने उपयोग में लाता है। जैसे कोई भी चीज़ है, किताब हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, खिलौने हो गया, तो इन सभी चीज़ों को मनुष्य बनाता है और इसलिए इनको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। आगे लिखा है क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? बिल्कुल है इस सूची में। तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे प्राकृतिक संसाधन में, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एक क्वेश्चन दिया है क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? चलिए आप इसका आंसर प्राप्त करते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो जैसे बताया है, क्या जल है वो असीमित मात्रा में है? तो बिल्कुल है तो असीमित मात्रा में, लेकिन हमारा जो उपयोगी जल है वो थोड़ा बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जल का सीमित उपयोग करना है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो सके, जो समाप्त ना होने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। इसके साथ साथ जल, जल कभी भी खत्म नहीं होता है। जल चक्र हम पढ़ा है। तो जल उपयोग करते हैं, कैसे बादल बनते हैं, फिर वही जल बरसात के रूप में फिर वही ज़मीन पर आ जाता है।
तो ये क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इनको रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में हैं और मानवीय क्रियाकलाप, मनुष्यों की क्रियाकलापों से ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों को बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला हम लगातार उपयोग करते रहेंगे, एक समय आएगा कोयला खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधे हम काटते रहेंगे, एक समय आएगा वो भी खत्म हो सकते हैं। प्राकृतिक गैस भी एक सीमित मात्रा में है, तो इसलिए इनको बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं, हम इनको बना नहीं सकते हैं। आइए क्रियाकलाप 3.2 देखते हैं, एक्टिविटी। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली या भुने हुए चने या टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1 2 3 4 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी को उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को उसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप में देखिए कि तीसरी पीढ़ी के लिए सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। मतलब यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि हमने 3 ग्रुप में बांट दिए, 4 ग्रुप बांट दिए, तो कुछ हमने खाने वाली चीज़ ऐसी रख दी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम पहली पीढ़ी उसका भरपूर उपयोग कर लेते हैं, मतलब खुद खा जाते हैं, दूसरी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचता। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अपने हिसाब से खाते हैं और कुछ अगली वाली पीढ़ी के लिए बचा देते हैं। तो ऐसे ही हमें प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करना है कि हमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग तो यूज करना है, साथ ही साथ वो कभी ख़त्म ना हो और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। इस एक्टिविटी में ये समझाया गया है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। जो हमने खाने वाली चीज़ ली उसने बता रहा है कि मान लेते हैं ये सभी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो अगर हम इनका यूज एक सीमित मात्रा से ज़्यादा यूज कर लेंगे तो भविष्य में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें ये समझाया गया है। आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, अवशेष बोलें तो जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। मतलब इस चैप्टर में अभी हम कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे जो भविष्य में कभी खत्म हो सकती हैं, जिनको समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पहले देखते हैं, कोयला। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। देख लीजिए, ये कोयला है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति यंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कोयला एक समाप्त होने वाला
प्राकृतिक संसाधन है। अब कोयला का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले हमने भाप इंजन में भी यूज कर चुके हैं। इसके बाद अब हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए। अभी मुख्यतः आप देखते हैं कि बिजली जो उत्पादन होती है ये मुख्यतः कोयले से हमारे देश में उत्पादन हो रहा है। तो कोयला एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है, जिसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में, जैसे जीवाश्म कैसे बना है कोयला, तो कोयला इस प्रकार बना है कि बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पहले बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वो क्या हो गए, कभी बाढ़ आई या जो पानी आया वो क्या हो गए, जमीन के नीचे दब गए। ऊपर से मिट्टी उसमें चढ़ती गई, तो नीचे जब वो दब गए तो नीचे दबने से हाई टेम्परेचर वहाँ पर हुआ और प्रेशर भी वहाँ पर आया और हवा की अनुपस्थिति हो गई, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। तो इन सभी चीज़ों से मिलके वो क्या हो गया, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो गए, जल गए और वही क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, कोयले का। और इसी अगर प्रोसेस को बोलेंगे तो क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण। आगे देखते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कोयले के बनने के प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन, मतलब कार्बनीकरण। मैंने बताया जब पेड़ पौधे जमीन के नीचे दबते गए, ऊपर से मृदा मिट्टी जमती गई तो नीचे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर और हवा की अनुपस्थिति हो गई। इन सभी से क्या बन गया, एक प्रोसेस जिसको कहते हैं कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण। और इसी कार्बनीकरण से क्या बना, कोयला बना। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं जो दब चुके हैं, जो इसलिए इनको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल कहते हैं। एक कोयले की खान को दिखाया गया है, तो देख लेते हैं कोयले की खान को। ये इस टाइप से दिख रही है कोयले की खान। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कोयला को जब हम जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो यहाँ बताया गया है कि कोयले के उत्पाद, मतलब कोयले से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो पहला है कोक। अब कोक क्या है, पढ़ लेते हैं। यह एक ठोस सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो कोयला, याद रखना है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोयले का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक शुद्ध रूप होता है कोयले का, और यह काला सरंध्र मतलब छिद्र युक्त होता है, और ये क्या होता है, ठोस होता है। सेकंड नंबर देखते हैं इसका उत्पाद, कोलतार है। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, मतलब इसकी बहुत बेकार बदबू होती है और काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने में
प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन भी की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। तो कोलतार कितना उपयोगी है? यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इससे क्या क्या निर्माण होता है? संश्लेषित रंग, बहुत सारे हम कलर बनाते हैं इससे, बहुत सारी मेडिसिन बनती है, कुछ विस्फोटक चीज़ें भी बनाते हैं, प्लास्टिक पेंट भी बनाते हैं, छत निर्माण सामग्री बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कोयले। तो कोलतार समझ आ गया। आगे देखते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो जो हमें यहाँ ये याद रखना है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन है, ये कोयले से नहीं बनता है, ये पेट्रोलियम पदार्थ से बनता है। अब पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम आगे चल के हम समझते हैं, यहाँ आप समझ लीजिए। पेट्रोलियम भी बहुत सारे पदार्थों से मिलके बना होता है, जैसे एलपीजी भी उससे निकलती है, पेट्रोल भी निकलता है, मिट्टी का तेल, डीजल, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और एक बिटुमेन भी उसी से बनता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के बनता है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, मतलब जीवाश्म ईंधन है। तो तीसरा नंबर देखते हैं, कोयला का उत्पाद। एक कोयला गैस है। कोयले गैस का मुख्यतः उपयोग हम किस में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। तो कोयला गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। आगे पढ़ते हैं। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। तो कोयला गैस का पहली बार उपयोग लंदन में 1810 तथा अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1820 में किसके यूज में किया गया था? रोड लाइट के उपयोग में किया गया था। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? ऊष्मा के रूप में उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अब अभी तक हमने कोयले के बारे में समझा। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है और कोयला के उत्पाद कितने हैं? 3। कोक, दूसरा कोलतार और तीसरा क्या है? कोल गैस। अब हमें पढ़ना है क्या? दूसरा फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम। तो चलो पेट्रोलियम को समझते हैं। तो पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, डीजल निकलता है। पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं रिफाइनरी में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो पेट्रोलियम एक कंबाइंड पदार्थ का नाम है। अब कैसा होता है, कैसे बनता है, इसको हम चलो पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम करता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम एक क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तो जो पेट्रोलियम है, इससे हम क्या निकालते हैं? पेट्रोल भी और डीजल भी। तो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मतलब चट्टान, और ओलियम का मतलब तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? चलो देखते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे मतलब समुद्र के तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। जब ये समुद्र में जीव जंतु नीचे गए तो ऊपर से क्या हो गया? मिट्टी वगैरह द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में और भी मिट्टी उसके ऊपर जमा होती गई। तो क्या हुआ? वायु की अनुपस्थिति हो गई, मतलब वहाँ जो वायु है, ऑक्सीजन है, वहाँ क्या हो गया? उसकी एब्सेंस हो गई, मतलब अनुपस्थिति हो गई। हाई टेम्परेचर मतलब उच्च ताप हो गया, और उच्च दाब हाई प्रेशर ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो जो जीव है वो समुद्र की तली में लाखों वर्ष पहले क्या हो गए? दब गए, और दबे हुए ऊपर से और मिट्टी आती गई और भी चीज़ें आती गई, जिससे क्या हो गया? वहाँ पर बहुत सारा ताप हो गया
और दाब भी हो गया I, इसके साथ साथ क्या हो गया, वायु की अनुपस्थिति हो गई, जिसकी वजह से क्या बन गया, वहां पर पेट्रोलियम का निर्माण हो गया। देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है, आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। तो देखो नीचे दिखाई गई है एक पेट्रोलियम की भंडार, जहां पर पेट्रोल मिलता है और कैसे यहाँ पर उपस्थित रहता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये दिया गया है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। तो समझ लेते हैं। तो मैं पेन निकाल लेता हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, चट्टान है, और इसके ऊपर लिखा अप्रवेश चट्टान, लिखा ना अप्रवेश चट्टान, मतलब ये अभेद चट्टान है। ये वाली जो चट्टान है ये क्या है, अभेद चट्टान है। इससे वायु ना तो ऊपर जाती है ना नीचे आती है। ठीक है, तो 2 कुएं खोदे गए, ये दिख रहे हैं आपको नली में, ये 1 और 2। इसके ऊपर इसके जस्ट नीचे आप देखते हैं क्या है, एक छिद्रयुक्त क्या है, चट्टान। जो ये है ये क्या है, छिद्रयुक्त चट्टान है। क्या है, छिद्रयुक्त चट्टान है। ठीक है, इसके नीचे, अब छिद्रयुक्त का मतलब है यहां से गैस पास हो सकती है। ठीक है, इसके सबसे ऊपर है गैस। अब गैस और इसके जस्ट नीचे क्या है, तेल। तो गैस ऊपर इसलिए है क्योंकि जो इसका भार है ये क्या होता है, तेल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए गैस क्या है, ऊपर है। फिर इसके नीचे तेली चट्टान आ जाती है, और नीचे क्या आ जाता है, जल आ जाता है। और ये जल होता है, क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है, मतलब लवणीय खारा पानी होता है, क्योंकि ये सभी से भारी है। तो ये क्या होता है, सबसे नीचे होता है। और इस प्रकार जब ये कुएं बनाए जाते हैं, खदानें खोदी जाती हैं, तो यहाँ से बहुत ही जटिल प्रोसेस है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। और प्राकृतिक गैस का उपयोग आप जानते हो किस में करते हैं, आप वाहन चलाने में करते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण, परिष्करण मतलब रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ते हैं। रिफाइन कैसे करते हैं, रिफाइन का मतलब है पेट्रोलियम जो अशुद्ध पदार्थ निकलता है, हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं निकलता। पेट्रोलियम में 7-8 तरह के पदार्थ मिले रहते हैं। फिर हम उसको कहाँ ले जाते हैं, शुद्ध करने के लिए रिफाइनिंग फैक्ट्री में ले जाते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, रिफाइन होता है, और तरह तरह के जो मटेरियल है वो निकलते हैं। और जो मटेरियल निकलते हैं वो अलग अलग एरिया में क्या होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय, अप्रिय का मतलब बहुत खराब होती है। यह बहुत सारे संगठकों से मिलकर बना है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि मिश्रण होता है। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो इसमें पेट्रोलियम में मिले होते हैं। इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक स्टेज पे जब हम इसको खानों से निकालते हैं, तो इतने सारे चीज़ें जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये इन सभी का मिश्रण इसमें होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो रिफाइनिंग क्या कहलाता है, पेट्रोलियम जो अशुद्ध पदार्थ है उससे शुद्ध पदार्थ निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, परिष्करण, रिफाइनिंग कहते हैं। तो आपको दिख रही है ये पेट्रोलियम परिष्करणी, ये एक फैक्ट्री है जहाँ से हम क्या करते हैं, पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ को रिफाइन करते हैं, और विभिन्न चीज़ें जो इसके संघटक हैं उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों और उनके उपयोग सारणी
3.1 में दिए गए हैं। तो चलो देख लेते हैं पेट्रोलियम कौन कौन के से संगठक से मिलके बनते हैं और उनका उपयोग क्या क्या है। तो ये है 7 पेट्रोलियम कंपोनेंट। तो देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट नंबर है एलपीजी। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ है इससे क्या निकलती है, एलपीजी। और आपको पता है कि एलपीजी से हम लोग क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग होता है। दूसरा है पेट्रोल। तो पेट्रोल भी एक क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है जो पेट्रोलियम से परिष्करण द्वारा हमने क्या किया, निकाला है। पेट्रोल का उपयोग आप जानते हैं छोटे वाहन में यूज होता है, धुलाई के लिए विलायक में भी यूज होता है। तीसरा है मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल अब तो यूज नहीं होता है, लेकिन पहले हम लोग स्टोव, लैंप, जेट वायुयान ईंधन के रूप में करते थे। डीजल चौथा नंबर। डीजल का उपयोग भारी वाहन जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, उसमें यूज होता है। 5 नंबर स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में, जैसे ग्रीस एक तरह से समझ लेते हैं। जो ग्रीस है वो एक स्नेहक तेल की तरह काम करता है। पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का देखो मोमबत्ती बनाते हैं, वैसलीन बनाते हैं और मरहम, बहुत सारी दवाइयाँ भी क्या होती हैं, बनती हैं। बिटुमेन पेंट और सड़क बनाने में, जो पेंट है और सड़क बनाने में भी इसका बिटुमेन का उपयोग करते हैं। तो ये 7 तरह के जो आपने पढ़े हैं तरह तरह के चीज़ें, ये सभी पेट्रोलियम से बने हुए हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ से निकाले गए हैं। पेट्रोलियम का डायरेक्ट उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल बना है, ओके, पेट्रोल से पेट्रोलियम नहीं, राइट। इसमें दोनों में अंतर रखना। तो पेट्रोलियम 7 तरह तरह के जो यहाँ दिए गए हैं इससे मिलके बना है। आगे देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बहुत सारे तरह तरह के पदार्थ निकालते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, रेशे बोले समझ लेते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया, यूरिया जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, फसल में उपयोग करते हैं, के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो ये याद रखना, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम हमारे अब हर तरह में यूज होता है। यह बहुत महंगा भी है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, और इसका रंग काला भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला सोना। तो पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत उपयोगी है और इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। अब तीसरी चीज आ जाते हैं, प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑटो, बस सीएनजी से चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं। चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अगर इंग्लिश में बोलें तो सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो आप देखते हैं जब ऑटो या बस सीएनजी से चलती है तो इसमें प्रदूषण ना के बराबर होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग बहुत होने लगा है।
सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। तो जो सीएनजी है, पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ला सकते हैं। तो सीएनजी एक क्या है, जो ऐसा ईंधन है जिससे क्या होता है, प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, जो गुजरात में है, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है इन एरिया में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो आपको आंसर देना है। तो आंसर देख लेते हैं, यहाँ दिया भी है, नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। प्रयोगशाला में इसलिए नहीं बना सकते हैं ये पेट्रोलियम या कोयला, क्योंकि इनके जो बनने की प्रक्रिया है ये बहुत धीमी है, कई हजारों साल लग जाते हैं इनको बनने में। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोगशाला में वैसा एनवायरनमेंट, वातावरण क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रयोगशाला में इनको बनाना असंभव है। आगे देख लेते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन सीमित है, तो मैंने अभी बताए थे। तो प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अब देख लेते हैं। जो सीमित मात्रा में है, मतलब क्या है, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, तो उनके बारे में पढ़ना है। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्णन से है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से है। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और हमें गर्मी का महसूस होता है। पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, उसे कहते हैं विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। तो इन ईंधनों का उपयोग हम तभी करें जब हमें बहुत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। तो हमें पेट्रोलियम जो पदार्थ है या जो समाप्त होने वाले पदार्थ हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका उपयोग सीमित मात्रा में और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी उपयोग करें। इससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होता है, कम होगा, और आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहेंगे। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो हिंदी में दिया है यहाँ पर पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, कौन कौन से हैं? जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो
गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दबाव सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो आपको इतनी सारी चीज़ें रखनी है अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं तो अगर जैसे कहीं जाम का सिचुएशन आती है या रोड लाइट आता है, आपको रुकना पड़ता है, तो वहाँ आप अपने इंजन को बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ टायरों में अगर प्रेशर कम होगा तो हमारा माइलेज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गाड़ी को खींचने के लिए उसको क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, दबाव ज़्यादा लगेगा और इंजन से जो प्रदूषण है, जो डीजल या पेट्रोल जिससे भी हम वाहन चलाते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा होगा। और गाड़ी का रखरखाव नियमित आपको करते रहना चाहिए। तो ये आज का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब आगे के चैप्टर में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।